हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग गुरु। अभी मैंने आपको जितना भी सिलेबस है हाइड्रोलॉजी में वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब मैं ये से क्वेश्चन करवा देता हूँ जिससे आपका एसएससी जेई और गेट से रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन कर पाएँ इससे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एन एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ एवरेज रेनफॉल, ये आपका जो कैचमेंट एरिया में एवरेज रेनफॉल को कैलकुलेट करने के लिए बेस्ट उसमें पूछा एक्यूरेट मेथड कौन सा होता है। तो आपको पता है कि ये तीनों के तीनों मेथड मेरे नॉर्मल रेशियो मेथड हो, चाहे मेरा अर्थमेटिक मीन मेथड हो, चाहे मेरा ये आपका थीसिस मेथड हो, इसमें से सारे मेथड मेरे प्रेसिपिटेशन को कैलकुलेट करने के लिए होते हैं। बट लेकिन आपका देखा जाए आइसोएथेल मेथड सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेथड माना जाता है इन सब में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसमें पूछा है कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रेसिपिटेशन एवरेज इज ऑफन एक्सपेक्ट, ये आपको पूछा है कि जैसे जैसे एक बात समझना है इस क्वेश्चन में, आपको सारी चीज़ें गिवन है। जैसे जैसे गेज नेटवर्क की डेंसिटी इंक्रीज होती है आपकी, तो इससे आपका एरर ऑफ प्रेसिपिटेशन का एवरेज भी डिक्रीज होगा। अगर उसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी तो आपका एरिया ऑफ प्रेसिपिटेशन का एवरेज क्या होगा? वो डिक्रीज होगा। अगर दूसरे वर्डों में देखा जाए तो क्या क्या कहेंगे हम इसमें? इंक्रीज इन एरिया पर गेज द स्टैंडर्ड एरर भी इंक्रीज होगा आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आपको वेटेड मीन रेनफॉल को हम लोग थीसिस फॉर्मूला भी कहते हैं या फिर थीसिस पॉलीगन मेथड भी कहते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है समेशन ए पी अपॉन समेशन ए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व क्या होती है? अभी मैंने डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व मुझे पता है आपकी एक डेप्थ और एरिया के बीच में जो मेरी कर्व बनती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व। और इसको निकालने के लिए जो भी मेरी बारिश हो रही है, ये आपको पता है कि जो हम लोगों ने हाइड्रोग्राफ देखा था उसमें फॉलिंग वाली कर्व होती थी, वो मेरी डेड कर्व होती थी। किसी कैचमेंट एरिया में पानी बरस रहा है ना, तो वही मेरी डेप्थ एरिया कर्व होती थी। इसके लिए इसका आंसर क्या क्या हो जाएगा? 1.4 का मैक्सिमाइज एनवलप थ्रो एप्रोप्रिएट डाटा पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 1.5 क्वेश्चन। ये पूछ रहा है मीन प्रेसिपिटेशन किसी एरिया को निकालने के लिए गेज की हेल्प से सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेथड कौन सा होगा? तो देखिए गेज की हेल्प से हम लोग दो मेथड का यूज़ करते हैं गेज के लिए। एक तो आपका इंटरपोलेटेड लीनियरली इंटरपोलेटेड आइसोएथेल मेथड यूज़ करते हैं, और एक आपका करते हैं ओरोग्राफिकली वेटेड आइसोएथेल मेथड। इन दोनों में एक्यूरेट कौन सा होगा? देखो गेज की हेल्प से हमेशा अर्थमेटिक मीन को इसको नहीं करते हैं, हमेशा इन दोनों करते हैं। पर लेकिन दोनों में से एक्यूरेट आपका हो जाएगा ओरियोग्राफिकली वेट आइसोएथेल मेथड, क्योंकि इसमें पूछा बेस्ट कौन सा होगा। अब देखते हैं डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व। डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व मैंने बताया आपको, डेप्थ और एरिया के बीच में जो भी प्रेसिपिटेशन हुआ है उस वो कर्व बनती है मेरी। तो इसमें पूछा है कि कौन सा ज़्यादा जो है वो ये किसको शो करेगा? तो आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट लिम्स ऑफ हाइपरबोला ड्यूरेशन इंक्रीजिंग आउटवर्ड, तो इसको शो करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 1.7 देखते हैं अपन लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका रेनफॉल डाटा दे रखा है, 3 स्टेशन दे रखे हैं उन्होंने, ए एक्स एंड बी। इन तीनों स्टेशन की हेल्प से मुझे क्या निकालना है कि जो मेरा मिसिंग किसी पर्टिकुलर ईयर में अगर मेरा डाटा मिसिंग है तो उसको मुझे कैलकुलेट करना है। तो हमें इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है आपका नॉर्मल रेशो मेथड। नॉर्मल रेशो मेथड इसको हम लोग करते कैसे हैं समझेंगे। जो भी मेरा मिसिंग डाटा होगा किसी भी स्टेशन पे उसको निकालते हैं हम लोग। मान लो आपकी रेनफॉल हो रही है, जिसमें जैसे आपकी नॉर्मल ईयर में रेनफॉल हो रही है आपकी 200 ए स्टेशन पे, एक्स पे हो रही है 250 और बी पे हो रही है आपकी 300, और आपकी एनुअल रेनफॉल हो रही है कि 1940 में किसी पर्टिकुलर ईयर में 140 पी और ये 270। इसका डाटा मिसिंग है पी का। तो क्या करेंगे आप इसी पी को यहाँ पे लेके जाएंगे, और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो जो दो मान लो आपके 3 स्टेशन में से 2 की गिवन है तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा नॉर्मल ईयर। फॉर्मूला क्या होगा आपका?
फॉर्मूला क्या बनेगा, नॉर्मल रेशियो मेथड का मतलब क्या होता है, जो आपका एनुअल ईयर है, एनुअल ईयर है ना, इन एनुअल ईयर अपॉन नॉर्मल ईयर, ये फॉर्मूला लगा देंगे आप। और एनुअल ईयर आपको पता है कितना दे रखा है, 250 है ना, अपॉन 2 कर देंगे। इसको मैं अभी बताऊंगा क्यों करा है। बकाया हम लोग जो है एनुअल ईयर इन अ पर्टिकुलर 140 अपॉन नॉर्मल कितना हो जाएगा 200 प्लस इसी तरीके से 300, वो आपका 270 और ये आपका हो जाएगा कितना 300। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो हमने 2 से क्यों डिवाइड करा है आपको, मैंने अब नॉर्मल रेशियो का फॉर्मूला क्या बताया आपको, एनुअल ईयर अपॉन नॉर्मल ईयर, 250 अपॉन 2। ये जो मेरा मिसिंग डाटा है उसको हम दो से इसलिए डिवाइड करते हैं कि मेरे 3 स्टेशन है, 2 का डाटा गिवन है इसलिए हम 2 का एवरेज लेंगे, तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका यही कंसेप्ट आपके सभी भी नॉर्मल रेशियो मेथड में लगेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 200। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। इसी तरीके से अगर मैं 1.8 क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है आपको, देखो 4 ट्रेन के स्टेशन दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 स्टेशन दे रखे हैं यहाँ पे। और आपका नॉर्मल ईयर का दे रखा है आपका डाटा, जो कि मेरी रेनफॉल हुई है 60 सेंटीमीटर, 75, 80 एंड 100 सेंटीमीटर, जो कि मेरी किस में हुई है, ये आपकी दे रखी है नॉर्मल एनुअल रेनफॉल है। अब आपको पता होनी चाहिए, ये आप देखेंगे। उसके बाद आपकी एनुअल की दे रखी है, सिंपल है, एक इसमें थर्ड का इसमें मिसिंग है, तो पी थर्ड का इसमें मिसिंग है, वही आपको फॉर्मूला कंसेप्ट लगाना, एनुअल ईयर का डाटा प्लस नॉर्मल ईयर का। तो बस अब क्या है, एनुअल ईयर आपका कौन कौन सा हो जाएगा, ये आप देख रहे हैं। तो आपका जो एनुअल ईयर हो जाएगा वो हो जाएगा पी थर्ड के लिए 80, मुझे इसका मिसिंग है तो वो मुझे निकालना है, 4 स्टेशन गिवन है, तो मैं कितने का एवरेज लूँगा 3 का। तो ये आपका कितना आ जाएगा 90 अपॉन 60, क्योंकि मेरा ये दिया हुआ है ना एनुअल ईयर ये और नॉर्मल, तो 90 अपॉन 60, 60 अपॉन 75 प्लस 70 अपॉन 100। जब इसको सॉल्व करेंगे आप सेम फॉर्मूले से तो आपका कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर इसका आंसर। अब इसके बाद दे रखा है आपको वाटर बजट इक्वेशन पूछी है मैंने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की। तो वाटर बजट इक्वेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, जो भी आपका इनफ्लो में से हम लोग आउटफ्लो को माइनस करते हैं, चेंज इन स्टोरेज से मेरी आ जाती है। तो इनफ्लो आपका क्या है, प्रिसिपिटेशन, रन ऑफ, और आपका ये प्रिसिपिटेशन दिया हुआ है, रन ऑफ दिया हुआ है, और आपका नेट ग्राउंड वाटर फ्लो दिया हुआ है। इसको हम निकालेंगे तो आपका डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर इसमें पूछा है द मूविंग एवरेज ऑफ एनुअल प्रिसिपिटेशन रिकॉर्ड इज कैरिड आउट टू डिटरमाइंड। अगर आपका एवरेज एनुअल प्रिसिपिटेशन को रिकॉर्ड हुआ है उसके लिए उसको डिटरमाइन करते हैं हम लोग ट्रेंड से। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कन्वेक्टिव, अब आपको क्या है, टाइप ऑफ प्रिसिपिटेशन दे रखी है। एक कन्वेक्टिव प्रिसिपिटेशन कहती है, एक हमारी साइक्लोनिक प्रिसिपिटेशन है, और एक फ्रंटल है, और एक आपकी ऑरोग्राफिक है। अब इसमें पूछा है आपको कि, और आपको उसका प्रिंसिपल कॉज बताना है। जो कन्वेक्टिव प्रिसिपिटेशन आपको पता है किसकी वजह से होती है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। और आपकी जो साइक्लोनिक प्रिसिपिटेशन होती है वो आपकी किसकी वजह से होती है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से आपकी। और जो आपकी फ्रंटल होती है वो किसकी वजह से होती है, जो आपकी ठंडी और गर्म मासेस होते हैं उनकी वजह से होती है। और जो आपकी ऑरोग्राफिक होती है डी, ये आपकी किसकी वजह से होती है, ये हमेशा किसकी वजह से होती है, माउंटेन बैरियर की वजह से होती है। ये आपको याद रखनी है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1.12 देखते हैं। मास कर्व मैंने बताया था, जब मेरा वीडियो आप देख लेना, जो मैंने पढ़ाया हुआ है उसमें मैंने बताया था किस किस के बीच में होता है, हमेशा रेनफॉल और टाइम के बीच में जो मेरी कर्व बनती है तो वो मेरी क्या कहलाती है, वो मेरी कहलाती है मास कर्व। और हिस्टोग्राफ मैंने बताया था रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम के बीच में जो मेरी कर्व बनती है वो मेरी क्या कहलाती है, हिस्टोग्राफ। और डेड कर्व क्या होती है मेरी, डेड कर्व मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, जो मेरी फॉलिंग कर्व है
जो मेरी फॉलिंग कर्व है, जहाँ पे मेरा बारिश इकट्ठा होकर किसी कैचमेंट एरिया में जा रहा है, तो वो मेरी क्या कहलाती है, डेड कर्व। और इसके अलावा थीसिस पॉलीगन वो आपका क्या होता है, एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल ओवर एन एरिया। ये आपका मैंने जो भी फॉर्मूला बताया था उसी से आपका निकल के आ जाएगा। ये आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसके बाद आपको पूछा है कि एरिडिटी इंडेक्स बताओ। तो एरिडिटी इंडेक्स आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, फॉर्मूला पीटी माइनस एटी। पीटी क्या था, पोटेंशियल एवापो ट्रांसपिरेशन, और एईटी क्या था आपका, एक्चुअल एवापो ट्रांसपिरेशन। एक्चुअल एवापो ट्रांसपिरेशन। तो इसी से मेरा फॉर्मूला बना था और ये आपका निकल के आ गया था ए आई। और ए आई की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, अगर वेरी 1 से 25 के बीच में आ रही है तो वो कहलाएगी माइल्ड एरिड, और अगर आपकी 26 से 50 के बीच में हो रही है तो वो आपकी कहलाएगी मॉडरेट एरिड, और अगर आपकी 75 से ज़्यादा हो रही है तो वो आपकी कहलाएगी सेवर एरिड। और एरिडिटी मेरी क्या है, ये सिर्फ ड्राउट को मेजर करने के लिए मेरा इंडेक्स होता है, तो वही एरिडिटी है। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये वाला 1.14 क्वेश्चन। अब इसको पूछा है व्हाट इज द एवरेज डेप्थ ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन ओवर द बेसिन ऑफ 250 किलोमीटर स्क्वायर में। तो इसको हम लोग एवरेज ऑर्डिनेट मेथड से निकाल लेंगे हम। इसमें पूछा है आपको कि एवरेज डेप्थ पूछिए किसी एनुअल प्रेसिपिटेशन की। आपको एवरेज डेप्थ पूछी है एनुअल प्रेसिपिटेशन के लिए, तो आपको फॉर्मूला पता होता है एवरेज ऑर्डिनेट मेथड का। क्या कहते हैं हम लोग, जो भी मेरे कंटूर हैं इनटू एरिया से डिवाइड करते हैं। जो भी कंटूर होता है उसको हम एरिया से डिवाइड करते हैं। एवरेज ऑफ कंटूर इनटू एरिया, एवरेज ऑफ कंटूर इनटू एरिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 45 प्लस 55 का एवरेज कितना 2 इंटू एरिया कितना 100। इसी तरीके से प्लस ये आपका 55 प्लस 65 इंटू 100 आपका एरिया, और ये आपका किससे, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। और टोटल जो मेरा एरिया, ये आपको समझ में आ गया होगा, टोटल जो एरिया है उससे डिवाइड कर देंगे, जो कि आपका 100 प्लस 150 दे रखा है, 56 इसका आंसर आ जाएगा आपका। अब आपको पूछा है कि डबल मास कर्व क्या होता है। डबल मास कर्व से हम लोग जो भी मेरी लगातार बारिश हुई है या लगातार बारिश जो रुकी है मेरी, उसी को हम मेजर करने के लिए हम लोग डबल मास कर्व का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसमें पूछा है मेजर टाइप ऑफ स्टॉर्म प्रेसिपिटेशन क्या कहलाता है मेरा, वो कहलाता है हमेशा कॉन्टिनेंटल स्टॉर्म कहलाता है मेरा। आपको याद रखना है ये वाली बात। ओरोग्राफ तो मुझे पता ही है, वो हमेशा क्या होता है, जो मेरी पहाड़ों में होते हैं वो मेरे क्या कहलाते हैं, ओरोग्राफिक स्टॉर्म कहलाते हैं, ठीक है। और जो मेरे फ्रंटल जो होते हैं स्टॉर्म, वो मेरे क्या होता है, जो मेरे कंडेंसेशन की वजह से होते हैं, एयर और वार्म मासेस की वजह से होते हैं, वो मेरे क्या कहलाते हैं, फ्रंटल स्टॉर्म कहलाते हैं। चलिए ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्टिनेंटल स्टॉर्म कहलाएगा। डबल मास कर्व मैंने अभी बताया आपको, जो मेरी लगातार बारिश हो रही है उसको जो लगातार बारिश हो रही है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम डबल मास कर्व का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब क्वेश्चन नंबर आपका पूछा है 1.18, ड्रेनेज कॉफिशेंट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको ड्रेनेज कॉफिशेंट को ये होता है क्या, इट इज़ द डेप्थ ऑफ वाटर दैट कैन बी रिमूव फ्रॉम द ड्रेनेज एरिया यूनिट। इसका आंसर हो जाएगा सी। 1.18 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए अब कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। आपको पता है रेनफॉल 1.22 क्वेश्चन देखिए, रेनफॉल हिस्टोग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ किसके बीच में होता है। हिस्टोग्राफ मैंने क्या बताया था, रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम के बीच में होता है आपका। इनकन्सिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी डाटा निकालने के लिए मेरा क्या फॉर्मूला बताया मैंने, डबल मास कर्व का यूज़ करते हैं हम लोग इसमें। अब क्वेश्चन नंबर आप इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर देखिए 1.22 ये क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ रिकॉर्ड फॉर अ फ्रीक्वेंसी कर्व स्टेशन को मेजर करने के लिए हमें पता है कंसिस्टेंसी को लिए क्या करते हैं हम, डबल मास कर्व का यूज़ करते हैं।
और स्टेशन ईयर मेथड, इसमें थीसिस पॉलीगन मेथड का हम लोग क्या करते हैं, ये प्रेसिपिटेशन को काउंट करने के लिए होता है। आइसोथर्मल मेथड भी प्रेसिपिटेशन को काउंट करने के लिए होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, द स्टेशन ईयर मेथड 1.20 का बी हो जाएगा। अब उस क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपको 1.21। इसमें देखिए वाटर बजट इक्वेशन हम किस लिए डिस्क्राइब करते हैं, तो वो आपका डिस्क्राइब करते हैं किसी भी जो आपका वाटर बजट इक्वेशन है कैचमेंट एरिया में, किसी भी कैचमेंट एरिया में हम वाटर बजट इक्वेशन का यूज़ करते हैं। 1.21 क्वेश्चन देखिए, इसमें द क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस वाटर गेन्स एंड लॉसेस को हम लोग किससे बैलेंस करते हैं, वाटर बजट इक्वेशन से करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। और हिस्टोग्राफ को, रेनफॉल हिस्टोग्राफ हमारे किस किस के बीच में वेरिएशन शो करता है, रेनफॉल इंटेंसिटी विद टाइम के बीच में। कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी डाटा को हम किसके द्वारा चेक करते हैं, डबल मास कर्व के द्वारा, डबल मास कर्व के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 1.24 देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। केमिकल सिंबल फॉर आइस क्या हो सकता है, सोचिए आप। इसका आंसर होगा वाटर, ही केमिकल सिंबल है किसका, आइस का। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। चलिए अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। ये दे रखा हाइड्रोजन जो साइकिल होती है वो आपकी क्या बताती है। ऑप्शन डी में देखिए आप, प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसफ़र ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम सी लैंड टू बैक सी अगेन। अगर आप ए में देखें तो क्या है, प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसफ़र ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम सी टू लैंड। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा इसका आंसर। हमारा बारिश का पानी गया, बारिश फिर उसमें लैंड में जाता है, लैंड से फिर सी में जाता है, आसमान में चला जाता है। तो वही सिंपल है हाइड्रोजन साइकिल, तो उसका डी ऑप्शन हो जाएगा। मास कर्व मेरा क्या बताता है, देखो डबल मास कर्व तो मेरा कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी बताता है मेरा, डबल मास कर्व। तो इसका देख तो है ना, पर लेकिन आपका क्या है, मल्टीपल मिसिंग रेनफॉल डाटा को हम लोग किससे कैलकुलेट कर रहे थे, नॉर्मल रेशो मेथड से। तो इसका आंसर सेकंड तो होगा नहीं। और रेनफॉल विद 2 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो इसका ये भी नहीं होगा, उसका होगा थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी। 1.26 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आपसे पूछा है व्हाट आर द यूनिट ऑफ प्रेसिपिटेशन, और ये ड्यूरेशन, इसकी क्या यूनिट होगी आपकी सेंटीमीटर, और आपकी क्या होगी, आवर यूनिट होगी। अब क्वेश्चन नंबर देखिए आप 1.28 में आपको 6 रेन गेजेस स्टेशन दे रखे हैं, जिसमें आपको कैचमेंट 6 रेन गेज स्टेशन में कैचमेंट जो दे रखा है वो आपको 29.54% दे रखा है। ऑप्टिमम नंबर ऑफ स्टेशन पूछा है। ऑप्टिमम नंबर ऑफ स्टेशन के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, आपको याद होना चाहिए, n = CV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ रेनफॉल अपॉन क्या था बताया, एरर बताया था मैंने आपको, और इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर। सारी वैल्यू आपको गिवन है, CV की वैल्यू आपको गिवन है ना, और आपको एरर गिवन है। तो उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 8.729 के करीब इसका आ जाएगा, ऑप्टिमम नंबर ऑफ स्टेशन आ जाएगा आपको। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1.29, पाल्वीमीटर किस लिए मेजर करते हैं हम लोग, रेनफॉल डेप्थ के लिए मेजर करते हैं। इसके बाद हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें चारों को चारों सही होंगे इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, इसके अलावा आपको ये पूछा है इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसमें। तो मुझे आपको पता है कि जो प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ वॉल इरेगुलर लम्प्स आइस कितना होता है, 5 mm के करीब होता है आपका। ठीक है, और मैंने आपको सारे साइज़ बताए थे, आपको याद होने चाहिए। मैंने आपको बताया था जो रेनफॉल का ड्रॉप साइज़ होता है 0.5 mm, और जो लाइट रेन होती है उसकी इंटेंसिटी 2.5 mm से पर आवर बताई थी, और मॉडरेट रेन की 2.5 mm पर आवर टू 7.5, और हैवी रेन की 7.5 से बड़ी बताई थी मैंने। ड्रिजल के लिए लेस देन 0.5 mm बताया था। तो वही सब चीज़ें इसमें अगर हम उससे देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ। करेक्ट कौन सा होगा, प्रेसिपिटेशन ये 5 mm डायमीटर और इसका हिल के लिए, और ये थर्ड एंड फोर्थ ड्यू, कंडेंसेशन की वजह से होती है तुम्हारी ड्यू।
उसके बाद डबल मास कंसिस्टेंसी डाटा चेक करता है आपका, सिंपल है। चलिए अब आगे देखते हैं अपन लोग। अभी पूछा डबल मास, वही कंसिस्टेंसी डाटा को चेक करता है अब, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ये देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 1.36 है, इसको सॉल्व करिए, मुझे सॉल्व करके बताइए। देखिए इसमें मीन और मीडियन पूछना है, तो मीन के लिए मुझे पता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वही आप मीन लगा दोगे तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, जो मीन वैल्यू निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता होता है क्या, समेशन एक्स अपॉन एन। समेशन टोटल आपका आ जाएगा कितना, 30.341.0 सबको ऐड करेंगे और इसको 10 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो आपका कितना आ जाएगा 34.39। ये आपका मीन निकल के आ जाएगा 34.39। अब आप इसकी मॉड की बात करेंगे तो मॉड के लिए आपको देखना पड़ेगा इसमें कितने ईयर के लिए पूछा गया है। इसमें 10 ईयर के लिए पूछा गया है, तो ये आपका क्या है, इवन है या ऑड है, आपका इवन है। तो इवन के लिए हम जो मीडियन लगाते हैं वो क्या लगाते हैं फॉर्मूला, n/2 प्लस, और ये n/2 प्लस 1 है ना, अपॉन 2 लगा देंगे। तो n कितना है आपका 10, ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका 5, और ये कितना आ जाएगा 5, और ये आपका इसको ऐड करेंगे तो +1, ये आपका +1, तो ये आपका 6 हो जाएगा, है ना। इसको ये 3 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 5 + 1 6। तो जब इसको हम देखेंगे फिफ्थ और 6th पोजीशन पे मेरा कितना आ रहा है, 33.6 आ रहा है, प्लस 34 आ रहा है। इसको जब डिवाइड कर देंगे तो 33.8 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 34. मीन तो ये आ जाएगा, और मीडियन आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33.8 आ जाएगा। ओरोग्राफिक रेंज जो है हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, लिफ्टिंग ड्यू टू फ्लो ऑफ माउंटेन प्रेशर की वजह से होता है आपका, ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 1.41 देखिए, ये सारे क्वेश्चन है डबल मास कंसिस्टेंसी एनालिसिस। 1.41 देखिए, इसमें क्या कह रहा है आपको एनुअल रेनफॉल दे रखी है स्टेशन ए 2001 से लेकर के 2010 के बीच में आपकी, ठीक है। आपकी किसी एक स्टेशन पे आपकी एनुअल रेनफॉल दे रखी है 2001 से 10 के बीच में। आपसे पूछा है मैक्सिमम एंड मीन आपको निकालना है, इसमें मैक्सिमम मीन ऑफ रेनफॉल निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप, पी मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा, समेशन x/n, और मैक्सिमम तो क्या है, जो भी इसमें मैक्सिमम होंगी सारी वैल्यू हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो पी मैक्स की वैल्यू मेरी कितनी है टोटल, अगर मैं सिर्फ मैक्सिमम वाली कैलकुलेट करें तो वो है मेरी आपकी 618 618, ये आपके दे रखा है 618 प्लस 5 जो है आपका 639 प्लस और आपका होगा 689। जो भी इसमें मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो ऐड करेंगे हम, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन 3 कर देंगे, तो सबको ऐड करेंगे तो मेरा आ जाएगा आपका 649। और आप करेंगे मीन के लिए, तो मीन के लिए आप क्या करेंगे, जो भी आपकी मिनिमम वैल्यू होंगी वो, जैसे कि 586 और आपका 604 और 610, जब इसको सॉल्व करेंगे उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 602। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 649 एंड 602। देखिए अब ये आपसे पूछ रहा है कि यूनिट हाइड्रोग्राफ जो थ्योरी है उसका अजम्पशन क्या था हमारा। तो बेसिक हाइड्रोग्राफ थ्योरी के लिए अजम्पशन मेरा क्या था कि जो भी आपका रेनफॉल स्टॉर्म होता है वो यूनिफॉर्मली ओवर द बेसिन होना चाहिए एक तो, और या फिर आपका जो भी आपकी रेनफॉल एक्सेस होती है वो यूनिफॉर्मली ओवर द बेसिन होना चाहिए। तो इसके हिसाब से उसका जो ग्राफ बनता है वो टाइम इन्वेरिएंस और लीनियर रेस्पॉन्स के बीच में होता है। इसके बाद आपसे पूछा है कि फ्लड हाइड्रोग्राफ को मेजर करने के लिए हमें पहले तो हमें रेनफॉल हाइड्रोग्राफ पता होना चाहिए, उसके बाद हमें इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स पता होना चाहिए, फिर आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ और लास्ट में आपका बेस फ्लो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी और इसका हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। उसके बाद ये आपसे पूछा यूनिट हाइड्रोग्राफ को मेजर करने के लिए हमें क्या है, कौन कौन से स्टेप्स हम लोग
लेते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए 3.3 का, बताइए आप। सबसे पहले तो हमें सेपरेशन ऑफ बेस फ्लो को हम मेजर करते हैं, क्योंकि हमें ऊपर का डिस्चार्ज मेजर करना होता है हमें। तो बेस फ्लो को हम लोग मेजर करते हैं, पीक डिस्चार्ज को मेजर करते हैं, तो वही मेरा यूनिट हाइड्रोग्राफ होता है 1 सेंटीमीटर, आपने देखा होगा ना वो। तो इसको हम बेस फ्लो को सेपरेट करते हैं। फिर आप क्या करते हैं, रन ऑफ डेप्थ है उसको मेजर करते हैं। फिर आप क्या करते हैं, रन ऑफ वॉल्यूम को मेजर करते हैं, और फिर उसको दोनों को डिवाइड कर देते हैं। आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें मैंने अच्छे से समझा रखा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। चलिए, ये आपको समझ में आया। अब देखिए, कुछ साइंटिस्ट थे, है ना, उनका हाइड्रोलॉजी में क्या क्या कंट्रीब्यूशन था। डाल्टन ने, आपको पता है, इवापोरेशन को मेजर करने के लिए इक्वेशन बनाई थी। सेंडर ने हमारा क्या दिया था, सेंडर यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया था। ब्लेंडी क्रेडल ने क्या दिया था, कंजप्टिव यूज इक्वेशन दी थी। और सरमंदन 1869 में मेरा क्या दिया था, यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया था। ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से। चलिए और देखते हैं। अब आपसे पूछा फाइंड इंडेक्स, 3.8 क्वेश्चन देखिए। फाइंड इंडेक्स को निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, हमें टोटल प्रेसिपिटेशन पता होना चाहिए और हमें टाइम पता होना चाहिए। तो हमारा क्या निकल के आ जाता है इससे, डब्ल्यू इंडेक्स निकल के आ जाता है। टोटल प्रेसिपिटेशन आपका कितना है, ये आपका 3.5 और ये 4.2, सबको ऐड कर देंगे हम लोग और टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका टोटल प्रेसिपिटेशन कितना हो जाएगा, 10.6 हो जाएगा। और आपके उसमें हम लोग पहले इफेक्टिव रेनफॉल निकालते हैं। इफेक्टिव रेनफॉल कितनी दे रखी है आपकी ये, तो उसके लिए हम लोग रन ऑफ को माइनस करते हैं। 10.6 माइनस ये क्या कर रहे थे हम लोग, -3, तो ये कितना आ गया, 7.6 आ गया था। ये आपका डब्लू, ये मेरा डब्लू के लिए हम लोग क्या निकाल रहे थे, टोटल जो भी मेरा रन ऑफ है या डिस्चार्ज है वो, और टाइम कितना लग रहा है आपका 3। तो यहाँ पे कितना 7.6/3, इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2.53 आ जाएगा। आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इफेक्टिव रेनफॉल आपको निकालनी ही पड़ती है टोटल प्रेसिपिटेशन में से हम रन ऑफ को माइनस करके। तो हम लोग वो उसको कैलकुलेट करेंगे डिस्चार्ज ओवर टाइम से, फिर ये आपका निकल के आ जाएगा इसका आंसर 2.53। समझ में आया होगा आई होप। नहीं समझ में आया तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए, अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। फाइव इंडेक्स क्या होता है, लेजीमीटर मेरा क्या है, इवापोर ट्रांसपिरेशन, दोनों को मेजर करने के लिए एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इक्वेशन दी थी। डाइल्यूशन क्या है, डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए। और जो इसके बाद आपका क्या है, फाइव इंडेक्स है, वो आपका क्या मेजर करता है, ये आपका एवरेज रेनफॉल को मेजर करता है। बकाया आपका बचा है कौन सा, सब बता दिया मैंने। पाइवी डाइल सेंटर बचा, वो आप उसमें देख लीजिए, इसमें क्या बच गया, हाँ, बेस लैग और बेस करेक्टरिस्टिक के बीच में, ये भी मैंने बता चुका हूँ। आप 3.10 का आंसर क्या हो जाएगा, आप देख लीजिएगा, जो भी इसमें होगा ए है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। उसके अलावा फाइव इंडेक्स इसमें भी पूछा गया है, वही आप क्या करोगे, टोटल प्रेसिपिटेशन है उसमें से आप रन ऑफ को माइनस कर देंगे, जो भी वो आएगा, फिर आपको टोटल रन ऑफ डेप्थ ओवर क्या निकाल देंगे आप, टाइम। तो टाइम जितना लग रहा है उससे हम लोग यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे, आप डब्ल्यू इंडेक्स मैं करवा चुका हूँ इस क्वेश्चन को, तो आपका आंसर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सीधे 8 mm बराबर हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो प्रीवियस वीडियो देखिए। यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी किस पे अभी बताया था, लीनियर वेरिएंस और टाइम के बीच में है। यहाँ पे क्या पूछा है इसमें, 2 स्टॉर्म यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ हैज़ 5 यूनिट डायरेक्ट रन ऑफ 2 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर दिस स्टॉर्म कैन बी डिवाइडेड बाय ऑर्डिनेट। तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, 5 ही हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं क्वेश्चन, सेम है ये। यहाँ पे क्या है, फाइव इंडेक्स पूछा है 3.17, देखिए वही सिंपल है, आपको इफेक्टिव रेनफॉल निकालनी है, टोटल प्रेसिपिटेशन में से रन ऑफ को माइनस कर देंगे, जो भी आपके इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस हैं, तो आपका टोटल प्रेसिपिटेशन आपको यहाँ पे कितना आ जाएगा 3.17 में, ये आपका आ जाएगा 65, और आपका रन ऑफ कितना आ जाएगा 33, और ये आपका कितना आ जाएगा 42/6। ये आपका क्या निकल के आ गया, डब्लू, जो इसकी वैल्यू आएगी 7। जो भी इससे कम, जो भी मेरी कम रेनफॉल है, देखिए 7 और 3 जो कम है वो माइनस कर देंगे, बकाया हम जोड़ देंगे, तो वो आपका कितना आ जाएगा 32। उसका टाइम भी माइनस कर देंगे तो 4, तो वो आपका कितना आ जाएगा 8 mm पर आवर। इसका आंसर कितना हो जाएगा 8 mm पर आवर। अब इसी की तरीके से 3.17 हो गया, 3.18 है। 3.18 के लिए हमें पूछा है इसमें
पीक डिस्चार्ज के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है आपका, KIA/36, ठीक है। तो जो भी आपका पीक डिस्चार्ज होगा मीटर क्यूब पर सेकंड में लेंगे, इंटेंसिटी सेंटीमीटर पर आवर में लेंगे, और एरिया उसको हम लोग हेक्टेयर में लेंगे। सब कुछ गिवन है आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4.5 मीटर क्यूब पर सेकंड। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए आप, राइजिंग लिम्ब क्या है, स्लोप बताता है आपका, किसका, कैचमेंट स्लोप बताता है। फॉलिंग लिम्ब आपका क्या बताता है, स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक को बताता है। सारी चीज़ें आपको गिवन है, इसका आंसर हो जाएगा ए का थर्ड, ये इसका हो जाएगा थर्ड। चलिए अब अगला, ये आप 3.30 क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या पूछा है, पीक डिस्चार्ज पूछा है, जो कि आपकी 5 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल की वजह से हो रहा है। कितने, 6 आवर फ्रॉम द कैचमेंट। जो भी आपकी बारिश हो रही है वो 6 घंटे हो रही है, जिसकी वजह से मेरा पानी इकट्ठा हो रहा है कैचमेंट में। तो अब आपको पता है यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है। मेरा 1 सेंटीमीटर जो आपकी रेनफॉल होती है ना, वो किसकी वजह से होती है, यूनिट हाइड्रोग्राफ की वजह से होती है। तो आपको पता है कि यूनिट हाइड्रोग्राफ का जो मेरा ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, डिस्चार्ज और टाइम के बीच में बनता है ना। ये आपका 1 सेंटीमीटर की इफेक्टिव रेनफॉल होती है इस तरीके से, जिसकी वजह से मेरा यूनिट हाइड्रोग्राफ बनता है। तो अब ये इतना समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अब क्या है, इसमें पूछा है आपको 5 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल की वजह से जो भी आपको डिस्चार्ज है वो पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ वॉल्यूम जो भी आपका जो टोटल रन ऑफ वॉल्यूम है उसको मुझे क्या किसके इक्वल कर देना है, जो आपका वॉल्यूम है किसका, डिस्चार्ज का, उसके इक्वल कर देना। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका, इस ट्रायंगल के ऐसे निकाल लेंगे, हाफ बेस इनटू टाइम, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम जो कि मेरे पीक डिस्चार्ज में लग रहा है वो कितना हो जाएगा आपका, एरिया, और आपका कितनी इफेक्टिव डेप्थ पे है 1 सेंटीमीटर, उसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये आपको ये फॉर्मूला लगा देना है। इसमें आपको क्या गिवन है, डिस्चार्ज आपको निकालना है, टाइम आपको गिवन है किसका, बेस का टाइम आपको गिवन है, और आपको एरिया गिवन है 252, और ये सारी वैल्यू गिवन है। तो आपका यहाँ पे डिस्चार्ज जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका QP = 40 मीटर क्यूब पर सेकंड। ये आपका डिस्चार्ज आ गया है। अब पर लेकिन इसने पूछा है कितने के लिए, 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल के लिए होता है, पर लेकिन इसने पूछा 5 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल के लिए कितना होगा। तो 40 × 5 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 200 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन ये आपका 3.31 है। इसमें भी इसने क्या पूछा है, इसमें आपका इसने एरिया पूछ दिया, तो वही फॉर्मूला लगाओगे आप। जो आपको पता है कि डिस्चार्ज जो है आपका, डिस्चार्ज और टाइम के बीच में मेरा यूनिट ग्राफ बनता है 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल की वजह से मेरा। तो अब क्या करोगे आप, हाफ डिस्चार्ज और बेस टाइम, इसको जब आप सॉल्व करोगे, और एरिया इंटू 1/100। क्यों 100 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको सेंटीमीटर या मीटर में लेके आना होता है। सेंटीमीटर में दिया होता है, हमें मीटर में लेके आना होता है। अब क्या हुआ, यहाँ से हम लोगों को डिस्चार्ज गिवन है, डिस्चार्ज आपका कितना गिवन है, 300 मीटर क्यूब पर सेकंड। ये इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर, सेकंड में, ये सेकंड में तो दिया ही है आपका, इसको हम लोग ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 300 जो आपका टाइम है उसको हम लोग सेकंड में लेके आना है। तो ये आपका कितना दे रहेगा, 48 आवर है, उसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 300 × 48 × 3600, और वो आपका सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो आपका एरिया आ जाएगा यहाँ पर कितना, 2952 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। समझ में आ गया होगा। सिंपल फॉर्मूला लगाना है आपको, यही वाला जो मैंने बता दिया है, वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ और ओवर जो पीक डिस्चार्ज की वजह से मेरा वॉल्यूम हो रहा है वो। तो उसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये सिंपल है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसने पूछा है कि 3.32 में कि आ यूनिट हाइड्रोग्राफ कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर एरिया ऑफ लेस देन, नहीं, ये अप्लाइड करते हैं हम यूनिट हाइड्रोग्राफ को, मैंने बताया था स्मॉल और मीडियम साइज़ के एरिया के लिए अप्लाइड करते हैं। तो वो उसका जो एरिया बताया था 5000 स्क्वायर किलोमीटर से कम होना चाहिए, पर लेकिन ये कह रहा है कैन नॉट बी, ये तो गलत हो गया। तो ए इज़ फॉल्स, और द रन ऑफ हाइड्रोग्राफ
फिजियोग्राफिक फैक्टर ऑफ कैचमेंट होता है आर इज ट्रू, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए 3.33 देखिए, रेनफॉल इंटेंसिटी किसकी वजह से होता है? हिस्टोग्राफ की वजह से होता है, आपको पता ही है। और जो आपका रेनफॉल एक्स, ये आप देखिए मास कर्व किसकी वजह से होता है? ये आपका कम्युलेटिव रेनफॉल की वजह से होता है। और आपका जो रेनफॉल एवरेजिंग है वो किसकी वजह से होता है? आइसो हाइट्स पैरामीटर की वजह से जो होता है आपका। इसी तरीके से आपका रेनफॉल एक्सेस है वो किसकी वजह से होता है? डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ की वजह से होता है, जिसमें हम इफेक्टिव डेप्थ निकाल रहे होते हैं। कैसे? टोटल रन ऑफ में से हम वो टोटल इफेक्टिव रेनफॉल में से रन ऑफ को माइनस करके। समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर जो भी होगा आप देख सकते हैं क्या है। इसका आंसर 33 का बी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3.34 है, इसको देखिए आप। आपको एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट ऑफ बेसिन पूछा है। क्या क्या गिवन है आपको लॉसेस गिवन है, जो यूनिफॉर्मली इंटेंसिटी ऑफ, ये आपको इंटेंसिटी जो गिवन है वो। इसके अलावा आपको रन ऑफ वॉल्यूम गिवन है 4 आवर स्टॉर्म्स, और इसके अलावा ये आपका वॉल्यूम गिवन है और एरिया गिवन है। हमें पता है कि जो एवरेज रेट इन्फिल्ट्रेशन का इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है W इजिकल टू क्या होता है आपका? P माइनस R माइनस इन्फिल्ट्रेशन इंटेंसिटी या लॉसेस, जो कि हम लगाते हैं बाद में टाइम। इतना आपको पता है। टोटल प्रेसिपिटेशन आ जाएगा आपका, टोटल रन ऑफ आ जाएगा, रन ऑफ डेप्थ जो भी आ जाएगी आपकी, और यहाँ से और आपका इन्फिल्ट्रेशन इनिशियल लॉसेस आ जाएंगे इसमें। तो आपको क्या करना है? पहले रन ऑफ डेप्थ निकालनी है। रन ऑफ डेप्थ निकालने के लिए एक चीज़ हमें पता है कि वॉल्यूम ओवर एरिया होता है मेरा फॉर्मूला। तो मुझे वॉल्यूम इसमें गिवन है कितना है आपका? 25.2 इसको 10⁻⁶ मीटर क्यूब, और ये आपका कितना है? ये आपका एरिया 280/10⁻⁶। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग, ये मीटर क्यूब है, इसको हम लोग mm में कन्वर्ट करने के लिए 20³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 90। रन ऑफ डेप्थ आपकी आ जाएगी कितनी? 90 mm आ जाएगी आपकी। अब बस रन ऑफ डेप्थ निकल गई आपको। अब बस प्रेसिपिटेशन आपको पता है, टोटल प्रेसिपिटेशन कितना हो रहा है आपको? टोटल प्रेसिपिटेशन यहाँ पे गिवन है, व्हाट इज द एवरेज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मुझे गिवन नहीं है, तो हम उसको निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे कि जो आपका ये इंटेंसिटी दे रखी है 2.8 × 4 कर देंगे और × 10 कर देंगे, जिससे हमारा ये निकल आएगा 2.8 इंटू कितनी इंटेंसिटी से हो रहा है? 4 की इंटेंसिटी से हो रहा है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो आ जाएगा। ये आपका किस में आएगा? ये आपका आएगा सेंटीमीटर में। इसको mm में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका प्रेसिपिटेशन आ जाएगा 112 mm। और बस वो सारा फॉर्मूला उसमें पुट कर देंगे। W इजिकल टू प्रेसिपिटेशन आपका 112 आ गया, और रन ऑफ डेप्थ आपकी 90 आ गई, और आपका टोटल टाइम कितना लग रहा है? 4 आवर्स का। इसको सॉल्व करेंगे तो 5.5 mm पर आवर इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से, आई होप। चलिए 3.35 देखते हैं क्वेश्चन। 3.35 में क्या दे रखा है? इन अ कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 आवर सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ बेसिन लैग टाइम, और लैग टाइम दे रखा है आपको 4 आवर्स, और आपको पता है रेनफॉल एक्सिस और पीक डिस्चार्ज के बीच का जो टाइम होता है वो लैग टाइम होता है। मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा। सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ अकर्स फ्रॉम दी स्टेशन स्टॉर्म पूछा है आपसे, ठीक है। तो आपको पीक डिस्चार्ज पूछा है इसमें, हमें पता है। तो पीक डिस्चार्ज टाइम की हमें पूछा है इसमें, तो पीक डिस्चार्ज टाइम कितना होता है? एक फॉर्मूला होता है आपका TP इजिकल टू जो भी आपका रन ऑफ टाइम है उसको हम डिवाइड करते हैं 2 से, प्लस आपका जो लैग टाइम है वो। तो रन ऑफ टाइम आपका कितना दे रखा है? वो दे रखा है आपका 4 आवर्स अपॉन 2 + 40। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे आ जाएगा 42 आवर्स। समझ में आया होगा आपको अच्छे से। चलिए, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 3.37 है। 3.37 में देखिए, यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर अ वाटर साइड ट्रायंगल शेप विद
बेस पीरियड 20 आवर्स, और एरिया आपको दे रखा है वाटर साइड का 500 हेक्टेयर। व्हाट इज़ द पीक डिस्चार्ज ऑफ मीटर क्यूब पर आवर। आपको पीक डिस्चार्ज पूछा है इसमें, वही सिंपल फॉर्मूला लगाना है आपको। क्या ट्राइंगल दे रखा है आपको, तो इसमें डिस्चार्ज और टाइम के बीच में मेरा ये ग्राफ बनता है। आपको एरिया गिवन है, सारी चीज़ें गिवन है, तो वही क्यूबी बेस हाफ बेस इंटू हाइट से लगा देंगे आप, तो ये आपका बेस और ये हाफ एरिया इंटू 1/100। तो ये सॉल्व कर लेंगे आप इसको। आपका पीक डिस्चार्ज कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा आपका 3.37 का सी आंसर। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 4.46 देखते हैं। चलिए 4.46 है, इसमें भी आपको इफेक्टिव रेनफॉल पूछी है। अब इसमें आपको इफेक्टिव रेनफॉल पूछ दी है, तो इफेक्टिव रेनफॉल निकालने के लिए मेरे फॉर्मूला होता है क्या, वॉल्यूम ओवर कैचमेंट एरिया। वॉल्यूम ओवर कैचमेंट एरिया अगर आपको रेनफॉल निकालनी है, मैंने बता रखा है आपको रन ऑफ डेप्थ निकालनी है या आपको इफेक्टिव रेनफॉल निकालनी है। तो कैसे करेंगे हम लोग, टोटल वॉल्यूम आपको निकालना पड़ेगा। टोटल वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ये देखिए क्वेश्चन में दे रखा है आपको ट्रायंगुलर शेप का, जिसमें बेस दे रखा है आपका। रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बनाना है आपको, और जिसका बेस दे रखा है 80 आवर्स, और जो आपका डिस्चार्ज दे रखा है वो पीक डिस्चार्ज वो 200 मीटर क्यूब दे रखा है पर सेकंड। इसके बाद आपको कैचमेंट एरिया दे रखा है कितना, 1440 आपको, ये आपका कैचमेंट एरिया दे रखा है। चलिए अब आपको सारी चीज़ें गिवन है, सिर्फ आपको रन ऑफ वॉल्यूम टोटल रन ऑफ आपको निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम और ओवर एरिया। वॉल्यूम निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको क्या, हाफ क्यूबी इंटू टी बेस। आप लगा दोगे। डिस्चार्ज आपको कितना गिवन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्चार्ज आपको गिवन है 200 मीटर क्यूब पर सेकंड, और आपका 80 आवर्स है, इसको हम लोग हमेशा सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो 3600 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे डिस्चार्ज वॉल्यूम आ जाएगा आपका 28.8 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब पर सेकंड। ये आपको समझ में आ गया। वॉल्यूम आपका आ जाएगा। अब आपको एरिया पता ही है 1440 इंटू, ये किलोमीटर में स्क्वायर में दे रखा है, इसको भी हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको भी हम लोग मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.02 मीटर, और उसको मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो सेंटीमीटर में आपका, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। चलिए आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, सिंपल क्वेश्चन था। अब द शेप ऑफ रिसेशन लिम्ब ऑफ अ हाइड्रोग्राफ डिपेंड किस पे करती है, बेसिन कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करती है। चलिए और देखते हैं कोई क्वेश्चन, जो भी है आपको क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है इसमें। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3.53 देखिए, इसमें आपको पूछा है कि इफेक्टिव रेनफॉल निकालनी है आपको। रन ऑफ वॉल्यूम दे रखा है और एरिया दे रखा है। आपको रन ऑफ वॉल्यूम और एरिया दे रखा है, तो वॉल्यूम मेरा क्या होता है, वॉल्यूम मेरा होता है आपका एरिया इनटू डेप्थ होता है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो वॉल्यूम दे रखा है वो कितना दे रखा है, 200 मीटर क्यूब पर सेकंड दे रखा है। इसको आप चाहो तो इसको ईयर में कन्वर्ट कर सकते हो, और इसको ईयर में ही लेंगे हम लोग, तो 2 इंटू क्या कर देंगे हम लोग 3600 आपका जो आवर में आ जाएगा, फिर आपको 24 से मल्टीप्लाई करना है, इंटू 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो आपका ये ईयर में आ जाएगा। इसके बाद आपको सिंपल यही फॉर्मूला लगा देना है, एरिया इंटू डेप्थ। मुझे क्या पूछी है इसमें, इफेक्टिव रेनफॉल की डेप्थ पूछी है। डेप्थ निकालने के लिए एरिया आपको गिवन है, एरिया कितना गिवन है, ये आपको देखा है 10 किलोमीटर स्क्वायर दे रखा है। इसको हम लोग मीटर में स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा डिस्चार्ज आपका कितना आ गया 63.072
इंटू 10⁻6 और एरिया आपका कितना आ जाएगा 10 इंटू 10⁻6, 10 इंटू 10⁻6। ये वाई यहाँ से डेप्थ निकालनी है, इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा ये 63.072। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3.53 का ये 630, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, सिंपल क्वेश्चन है ना, ईएस में आते हैं और आप अच्छे से कर सकते हैं। बस थोड़ा सा कंसेप्चुअल पढ़ेंगे तो अच्छे से हो जाएंगे, वरना तो सभी को ये टफ ही लगते हैं। चलिए और बताइए अब जो है कौन सा क्वेश्चन करें। 3.57 देखिए सेम क्वेश्चन है, वही आपको कंसेप्ट लगाना है। क्या रन ऑफ डेप्थ पूछी है, वॉल्यूम ओवर कैचमेंट एरिया, तो इसको आप खुद करके दिखाइए मुझे। 3.57 देखिए अभी तक जो डिस्चार्ज रन ऑफ वॉल्यूम होता है और क्या होता है वो टाइम होता है, किसमें, जो मैं आपको बताया है अभी यूनिट हाइड्रोग्राफ में, समझ में आया होगा आपको अच्छे से। चलिए अब 3.65 क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम लोग। क्या है ये कह रहा है आपको पीक फ्लो ऑफ फ्लड हाइड्रोग्राफ ड्यू टू 6 आवर, 6 घंटे लगातार बारिश होती है जिसकी वजह से डिस्चार्ज आपका बनता है 470 मीटर क्यूब पर सेकेंड, जो इसकी एवरेज डेप्थ है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर, और इन्फिल्ट्रेशन लॉसेज कितना हो रहा है 0.25 सेंटीमीटर पर आवर की वजह से। अब बेस फ्लो आपका कितना है 50 मीटर क्यूब। अब आपको पीक डिस्चार्ज निकालना है। सिंपल इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे देखेंगे इसको। क्या आपको पता है पीक डिस्चार्ज जो होता है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, जो भी आपका टोटल डिस्चार्ज में से हमारा क्या करते हैं बेस फ्लो को माइनस कर देते हैं। टोटल डिस्चार्ज आपका कितना दे रखा है 470 दे रखा है, और आपका जो बेस फ्लो है वो कितना दे रखा है -15 दे रखा है। तो ये आपका जो है वो कितना आ जाएगा 455 मीटर क्यूब पर सेकंड आ जाएगा आपका क्या पीक डिस्चार्ज आ जाएगा। और एक मैंने पीक डिस्चार्ज ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या जो भी आपका पीक डिस्चार्ज डायरेक्ट रन ऑफ की वजह से आएगा और जो रेनफॉल डेप्थ आएगी इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ आएगी उसको डिवाइड कर देंगे तो आपका पीक डिस्चार्ज ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ आ जाएगा। आप मेरी वीडियो देखिए उसमें समझ में आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या निकालनी है इफेक्टिव रेनफॉल निकालनी है। तो इफेक्टिव रेनफॉल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे टोटल रेनफॉल जो भी आएगी, टोटल रेनफॉल मेरी कितनी की मैंने यहाँ पे टोटल रेनफॉल मेरी दे रखी है कितनी 8 सेंटीमीटर यहाँ पर ये दे रखी है आपको। और उसके अलावा जो आपकी इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस है वो कितना 0.25 इंटू 6, क्योंकि 6 घंटे के लिए हो रहा है तो आपका इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस भी आ जाएगा इतनी इंटेंसिटी से। तो वो आपका कितना आ जाएगा ये आपका टोटल रेनफॉल माइनस इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस, तो ये आपका आ जाएगा 8 माइनस 0.25 इंटू 6, ये आ जाएगा आपका 8 माइनस 1.5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 6.5 आ जाएगा। बस सिंपल आपको पीक डिस्चार्ज ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ निकालना है। तो आप क्या करोगे यूनिट हाइड्रोग्राफ निकालना है तो आप आपका क्या कर दोगे जो मेरा टोटल डिस्चार्ज ओवर इफेक्टिव रेनफॉल, तो 455 अपॉन 6.5 कर दोगे आप। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 70 मीटर क्यूब पर सेकेंड। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे मैंने ये हाइड्रोलॉजी ख़त्म करी है इसी तरह मैं सारे सब्जेक्ट ख़त्म करूँगा। आरसीसी अब स्टार्ट करूँगा मैं, और ईएस के आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी मैं करवाऊँगा ऐसे, जिससे आपका गेट और एसएससी का भी सिलेबस कंप्लीट हो जाए, कवर हो